हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र आप सभी के समक्ष हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में स्नातक भाग 1 द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नाटक ध्रुव स्वामिनी की शुरुआत की थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने गुप्त काल की एक घटना के आधार पर लिखा है। उसी नाटक के कथानक, उसके मूल प्रतिपाद्य पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के जब कथानक की बात की जाती है तो पहला प्रश्न ये हमारे सामने आता है कि कथानक किसे कहते हैं, कथानक है क्या। किसी भी उपन्यास या नाटक का बहुत विस्तार होता है। उस पूरे विस्तार को जब एक छोटी कहानी के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं तब वह कहानी के रूप में उस संपूर्ण कथा को कहने का जो ढंग होता है वही कथानक होता है। कथानक को कथा वस्तु भी कहते हैं। किसी कथानक के आधार पर ही हम उस पूरी रचना के मूल प्रतिपाद्य को समझते हैं। मूल प्रतिपाद्य क्या है? उस पूरे नाटक या कहानी को पढ़ने के पश्चात या नाटक को देखने के पश्चात हम जो कुछ समझ पाते हैं, हम जो कुछ महसूस कर पाते हैं, वही उसका मूल प्रतिपाद्य होता है। इस प्रकार हम इस अध्याय में ध्रुव स्वामिनी नाटक के उद्देश्यों को किस प्रकार देख सकते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथानक क्या है, इसे हम जानेंगे और संपूर्ण कथानक पर चर्चा करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है, उसे देखने या सुनने के पश्चात, उसका मंचन देखने के पश्चात या उस नाटक को पढ़कर हम क्या महसूस करते हैं, हमें कौन सा संदेश प्राप्त होता है, इसे भी हम जानेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक का क्या महत्व है? एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर जब इस नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की तो उनके मन में क्या था, वह क्या कहना चाहते थे, इसे भी हम समझेंगे। मित्रों, ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथानक बड़ा ही रोचक है। वह कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग पे एक प्रतिबिंब अंकित कर देता है आज के समाज का। वह समाज जो स्त्री के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है, वह समाज जो नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए भी महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। इस पूरे कथानक में हम इस बात का संदेश प्राप्त करेंगे कि कैसे एक महिला, एक स्त्री अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, सतर्क है और सचेष्ट है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल तीन अंक हैं। नाटक के तीनों ही अंक एक दूसरे से संबद्ध हैं, कहीं भी तारतम्यता टूटती नहीं है। पहले अंक के बाद दूसरा अंक और दूसरे अंक के बाद तीसरा अंक, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इस नाटक में नाटककार जयशंकर प्रसाद जी ने आर्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी रामगुप्त की विलासिता और अयोग्यता को दर्शाते हुए उसे समुद्रगुप्त के कनिष्ठ पुत्र चंद्रगुप्त द्वारा पदच्युत किए जाने की घटना को बड़े ही नाटकीय एवं रोचक ढंग से दर्शाया है। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। उनके शासनकाल में भारत का साम्राज्य दूर दूर तक विस्तृत था और ऐसे महान शासक को जब अपना उत्तराधिकारी चुनना था तो उसने योग्यता के आधार पर चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुन लिया। लेकिन चंद्रगुप्त का स्वभाव बड़ा ही निर्मल था, कोमल था, वो बड़े विनम्र थे। उन्होंने पारिवारिक मर्यादा को भी ध्यान में रखा और यही कारण था कि उनके बड़े भाई जो विलासी और दुष्ट प्रवृत्ति का था, रामगुप्त ने इस अवसर का लाभ उठाया और जो अमात्य था शिखर स्वामी, उसके समर्थन से उसने सत्ता पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने इस घटना को स्वीकार कर लिया। लेकिन यहीं से एक विडंबनापूर्ण परिस्थिति निर्मित होने लगती है, क्योंकि अयोग्य शासक शासन का अधिकारी बन बैठा है और जब वह अयोग्य है, जब वह विलासी है, तो वह अनेक समस्याओं का जन्मदाता भी हो रहा है। नाटक में रामगुप्त की विवाहिता ध्रुव स्वामिनी की असहाय दशा को दर्शाकर प्रसाद जी ने नारी अधिकारों का समर्थन किया है। हम यहां यह भी देखेंगे कि किस प्रकार
जो रामगुप्त है उसकी विवाहिता ध्रुव स्वामिनी के साथ उसका बर्ताव अत्यंत संदेहास्पद है। वह तमाम परिस्थितियों के बीच ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के संबंधों पर संदेह करता है। उसे लगता है कि इन दोनों लोगों के बीच कुछ न कुछ गलत है। वह स्वयं स्वभाव से नीच है, स्वयं दुष्ट है, भोगी विलासी है, वह महिलाओं के नृत्य देखता रहता है, वह मद्यपान करता है, लेकिन उसे ध्रुव स्वामिनी से शिकायत है कि वह गुप्त अनुराग रखती है चंद्रगुप्त से। यह पुरुष प्रधान मानसिकता, जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि पुरुष जो कार्य स्वयं करता है, जो गलतियां स्वयं करता है, उसे स्त्री के लिए स्वीकार नहीं करता। अब यहां आप देख सकते हैं आर्य समुद्रगुप्त योग्यता के आधार पर अपने कनिष्ठ पुत्र चंद्रगुप्त को अपने बाद सम्राट बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका अयोग्य और कायर ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त कुटिल बुद्धि के अमात्य शिखर स्वामी की सहायता से चंद्रगुप्त की विनम्रता और सद्भाव का लाभ उठाकर शासक बन बैठता है। अब वह शासक बन गया है और उसने शासक बनने के बाद चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के संबंधों पर संदेह किया है। संदेह के आधार पर ही वह एक षड्यंत्र रचता है। उस षड्यंत्र के माध्यम से वह चाहता है कि वह ध्रुव स्वामिनी को और चंद्रगुप्त को दोनों को ही गलत साबित कर दे और सदैव से राज्य सत्ता से दूर कर दे। यहां पे हम कुछ चीजें देखेंगे। जो शिखर स्वामी है, यह शिखर स्वामी इस पूरे नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह रामगुप्त का महामंत्री है। उसने ही प्रयास करके रामगुप्त को शासक बनवाया और अब विभिन्न परिस्थितियों में वह चाहता है कि रामगुप्त शासन में सदैव बना रहे, अयोग्य होकर भी। तो वह चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के खिलाफ साजिशें रच रहा है। उन साजिशों में जो रामगुप्त भी चाहता है कि वो साजिशें सफल हो, इस आधार पे वह लगातार साजिशें रच रहा है और उन साजिशों को तब हवा मिलती है जब एक अचानक नाटक में एक अचानक मोड़ आता है। वह मोड़ किस रूप में आता है, इसको हम देखेंगे। जो नाटक का आरंभ है वह एक शिविर में होता है। उस शिविर में ही रामगुप्त का भी आगमन होता है। रामगुप्त के पास एक दूत आकर यह सूचना देता है कि शकराज की सेना ने, जो शकु की सेना है, उसने गुप्त शासन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों पर और उनके शिविर पर हमला कर दिया है। हमले की स्थिति में दोनों तरफ से, पहाड़ी के दोनों तरफ से वो सेनाएं आके गुप्त सेनाओं को घेर चुकी हैं और शकराज ने एक संधि का प्रस्ताव भेजा है। वह प्रस्ताव ये है कि या तो रामगुप्त युद्ध करो अथवा अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी और अन्य मंत्रियों की पत्नियों को, अन्य सामंत कुमारों की पत्नियों को उपहार में हमें सौंप दो। एक अच्छे शासक के लिए क्या निर्णय लेना उचित था? क्या वह युद्ध करता? और उस सेना के लिए तो यह और आसान था जो विश्व की शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी गुप्त शासकों की सेना। तो क्या वह युद्ध करता अथवा अपनी पत्नी को, अपने कुल की मर्यादा को, अपने कुल के गौरव को दूसरों को उपहार में दे देता? रामगुप्त ने युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। उसने निर्णय लिया कि ठीक है, मैं ध्रुव स्वामिनी को उपहार में सौंपता हूं। और जब ध्रुव स्वामिनी इसका कड़ा प्रतिरोध करती है तो वो कहता है कि स्त्री पर पुरुष का अधिकार होता है, वह उसे जिसे चाहे सौंप सकता है। ध्रुव स्वामिनी ऐसी परिस्थिति में उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करती है, क्लीव। क्लीव का मतलब कि जो पुरुष अपनी पत्नी को जुए में हार जाए या अपनी पत्नी को दूसरों को उपहार में दे दे, जैसा कि पांडवों ने द्रौपदी के साथ किया था। ऐसी परिस्थितियों में ध्रुव स्वामिनी आत्मरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए एकदम तत्पर उठती है। वह छटपटा उठती है, वह चाहती है कि वह अपनी मर्यादा को बचा ले। वह याचना करती है, वह गिड़गिड़ाती है रामगुप्त से कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह एक नहीं सुनता। शिखर स्वामी तर्क देता है कि सभी उपायों से राष्ट्र की रक्षा करना सर्वोपरि माना जाता है। यानी कि वह इस बात का समर्थन करता है कि ध्रुव स्वामिनी को उपहार में सौंप दिया जाए। ध्रुव स्वामिनी विवश है, वह क्या करती? वह आत्महत्या का प्रयास करती है, लेकिन तभी अचानक
चंद्रगुप्त का आगमन होता है वह उसे आत्महत्या करने से रोक देते हैं और वो कहते हैं कि वो छद्म वेश धारण करके, ध्रुवसाम्नी का ही वेश धारण करके शकों के शिविर में जाएंगे। ध्रुवसाम्नी कहती है कि नहीं, मुझे भेजा जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। और एक साथ दो ध्रुवसाम्नियां शकराज के शिविर में पहुंच जाती हैं, एक असली ध्रुवसाम्नी और एक छद्म वेश धारण करके चंद्रगुप्त ध्रुवसाम्नी। जो शकों का राजा शकराज है वो दो ध्रुवसाम्नी को अपने समक्ष देखकर चौंक जाता है। वह सोचता है कि सही कौन है, गलत कौन है। यहां हम देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त भी छद्म वेश में शकराज के शिविर में पहुंचकर अपनी वीरता और बुद्धि से उसे मार देते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में शकराज मारा जाता है चंद्रगुप्त के हाथों। वह नहीं पहचान पाता है और अचानक जब उसके सामने चंद्रगुप्त आते हैं तो वह संभलने से पहले ही मारा जाता है। इधर अवसर पाकर रामगुप्त पुनः दूसरी चाल चलता है। जब उसे पता चलता है कि शकराज मारा जा चुका और उसका षड्यंत्र सफल नहीं हुआ, तब वह सोचता है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त और ध्रुवसाम्नी को ठिकाने लगाया जाए, किस प्रकार उन्हें अपनी साजिश का शिकार बनाया जाए। लेकिन उसकी एक नहीं चलती और नाटक के अंत में उसका पतन हो जाता है। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटक में ये मर्यादा बचाए रखी है कि उसने अपने एक भाई के हाथों दूसरे भाई की हत्या को नहीं दिखाया है। यहां हमने इसीलिए पतन शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि उसके मारे जाने की घटना अमर्यादित घटना हो जाती नाटक की दृष्टि से। एक सवाल जरूर उठता है कि जब पति ने त्याग दिया और दूसरे को अपनी पत्नी को उपहार में दे दिया और जिसके पास दिया वह मारा गया, जिसके पास उपहार में भेजा गया वह मारा गया, उस स्थिति में उस नारी की स्थिति क्या है? उस परिस्थिति में वह नारी कहां जाए? और यह जीवंत प्रश्न हमारे सामने सदैव से उपस्थित रहा है कि स्त्री असहाय और बेबस है पुरुषों के समाज में। हम यहां पर देख रहे हैं कि ध्रुवसाम्नी नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है। यह नाटक हमें किस प्रकार का संदेश देता है? जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुवसाम्नी नाटक में नाटक की नायिका ध्रुवसाम्नी के चरित्र के माध्यम से नारी की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया है। वह नारी जो असहाय है, बेबस है, वह नारी जो अभी भी पुरुषों के समान अधिकार से काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज के पुरुष प्रधान प्रवृत्ति को उजागर किया है। नारी चाहे रानी हो या दासी, यह समाज नारी को अधिकार विहीन मानता है। नारी के साथ यह पुरुष प्रधान समाज पशु संपत्ति की तरह बर्ताव करता है। यह एक हीन मानसिकता है। स्त्री को दोयम दर्जे का समझना, उसे पशु संपत्ति समझकर किसी को भी दे देना, उसके साथ पशु की तरह व्यवहार करना, उसके अधिकारों को सीमित करना, उस पर लांछन लगाना, यही पुरुष प्रधान समाज की प्रवृत्ति रही है शुरू से। जयशंकर प्रसाद इसके प्रति हमें सतर्क करते हैं। इस नाटक का महत्व हम जानेंगे। यह नाटक इतिहास प्रसिद्ध घटना पर आधारित है। नाटक में अतीत की घटना के आधार पर समाज को वर्तमान परिस्थितियों में नारी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। आज शिक्षा और विज्ञान जितना आगे बढ़ चुके हैं, आज जहां महिला अधिकारों का पूरे विश्व में समर्थन किया जाता है, वहां इन सब के बावजूद भी समाज में स्त्री की जो स्थिति है उसके प्रति जयशंकर प्रसाद जी ने हमें सचेत किया है और इस आधार पर सचेत किया है कि 1700 साल पहले लगभग एक ऐसी स्त्री हुई थी जिसने नारी अधिकारों का पुरजोर समर्थन किया था, जिसने पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का मुखर विरोध किया था। यह एक समस्या प्रधान नाटक है जिसमें अयोग्य शासक की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, एक दूसरे पर विश्वास की समस्या, गृह कलह की समस्या जैसी अनेक समस्याएं दर्शाई गई हैं। शासक अयोग्य होता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं? जब विवाह हो और पति पत्नी के विचार आपस में न मिले, स्वभाव न मिले, तब क्या समस्याएं होती हैं? इन सबको इस नाटक में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। इसमें अतीत की समस्याओं को दर्शाकर प्रसाद जी ने हमें वर्तमान की समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित किया है। वह केवल नाटक के जरिए हमें रोमांचित नहीं कर रहे हैं, वह हमारा मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, वह हमें एक संदेश दे रहे हैं कि हम इस नाटक को पढ़कर, इस नाटक का मंचन देखकर अपने अंदर क्या महसूस करते हैं और नारी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं।
रंगमंच अभिनेता या नाट्य कला की दृष्टि से यह हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। जब भी इसका मंचन किया जाता है तो दर्शक रोमांचित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और वो अपने मन में प्रण लेकर लौटते हैं। यह जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला का ही उदाहरण है। साथियों, हम इस विषय में कुछ प्रश्नोत्तर भी देख रहे हैं। यदि एक प्रश्न उदाहरण के लिए लिया जाए कि गुरुस्वामी नाटक का नायक कौन है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शकराज, शिखर स्वामी। निश्चित रूप से रामगुप्त एक खल दुष्ट पात्र है, शकराज हमलावर है, शिखर स्वामी दुष्ट महामंत्री है रामगुप्त का। जो चंद्रगुप्त हैं वह इस नाटक के नायक के रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल गुप्त कुल के गौरव की रक्षा की, शकराज अत्याचारी शकराज का वध किया, बल्कि गुप्त साम्राज्य की भी रक्षा की। इस नाटक में शकराज की प्रेमिका का भी उल्लेख आता है। वह प्रेमिका जो शकराज को गलत करने से बराबर रोकती है, जो कहती है कि राजनीति के चक्कर में नीति से हाथ नहीं धोना चाहिए। वह प्रेमिका है उमा। उमा और उसके पिता मिहिरदेव इस बारे में सतर्क करते हैं शकराज को कि वह गलतियां न करे, वह न्याय करे। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।